हेलो तो मूवी लवर्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बात हाल ही में रिलीज होने वाली शानदार फिल्मों की, जिनमें पहले हम देखेंगे कुली, जिसमें रजनीकांत की अदाकारी और एक्शन ने सबको मुतासिर किया, और दूसरी साउथ इंडियन फिल्म किंगडम, जो अपनी स्टोरी और प्रोडक्शन के लिए काफी मकबूल हुई है। हम जानेंगे इन दोनों फिल्मों का बजट, दुनिया भर से कमाई और साथ ही मुस्बत और मनफी पहलू भी, और बॉलीवुड की बड़ी फिल्म वार 2 पर भी नजर डालेंगे, जिसने अपनी शूटिंग और एक्शन सीन्स की वजह से काफी चर्चे पैदा किए हैं। आखिर में देखेंगे आने वाली फिल्म में जोली, एलएलबी और बागी, जिनके टीजर ने पहले ही लोगों को बहुत एक्साइटेड कर रखा है। तो हम बात करेंगे इनकी मुमकिन कहानी और रिलीज डेट्स पर, और आखिर कैसे ऑडियंस को टीजर से उल्लू बनाकर सिनेमा भरा जाता है। ये सब सीखना है तो लोकेश और मुखर्जी से सीखो। तो भाई लोग, उम्मीद है कि आपने कुली और वार 2 मूवीज अभी तक देख ली होंगी। तो दोनों मूवीज बिग स्टार बिग बजट होने के बावजूद इन्हें सभी ऑडियंस की तरफ से एवरेज रिव्यूज मिले हैं। लेकिन अगर इनमें ये स्टार्स का एलिमेंट ना होता तो मुश्किल था कि यही सेम स्टोरी दूसरी कास्ट के साथ चल पाती, और अगर दोनों मूवीज सेम डे में रिलीज ना हुई होती तो इन मूवीज की कमाई के ग्राफ भी कुछ और होते। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म बॉलीवुड का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। अब जैसे कुलई ने अपने पहले ही दिन 150 करोड़ की कमाई की है, वो 200 या 250 करोड़ तो आराम से निकाल सकती थी, और वार 2 जिसने 100 करोड़ की कमाई की, तो अगर ये क्लैश ना होता तो 150 करोड़ भी आराम से कर लेती। और भाई वार 2 का प्रेजेंटेशन बिल्कुल फुद्दू सा था कि मूवी में अपने फेवरेट एक्टर्स को लो एवरेज वीएफएक्स के साथ देखना मेरे लिए तो एक बड़ा धचका था। वहीं दूसरी तरफ कुली का जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने के बावजूद इसमें मिक्स्ड बैकग्राउंड स्टोरीज थोड़ी बोरियत फील कराती है, और बड़ी वजह एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बिग स्टार की बिग बजट मूवीज से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कुलई में नागार्जुन और आमिर खान का एक साथ आना, और उपेंद्र का कैमियो रोल जबरदस्त। ऑन द अदर हैंड जूनियर एनटीआर जो बॉलीवुड में पहली बार ऋतिक जैसे स्टार के अपोजिट आ रहे थे, तो लोगों में वही एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि क्या कुछ नया है, देखना तो पड़ेगा। लेकिन दोनों मूवीज में स्टार कास्ट भर भर के तो ऐसी थी कि जैसे सब्जी मंडी लगी हो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, इसको भी ले लो। इसी बीच किसी का ध्यान स्टोरी पर गया ही नहीं। जैसे कुली, जिसमें रजनीकांत का कैरेक्टर सेम टू सेम जेलर मूवी से इंस्पायर्ड था, कि एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप जेलर मूवी देख रहे हैं। एज इट इज उस फॉर्मेट का इस्तेमाल वार 2 ने भी किया, कि दो स्टार कास्ट होने के बावजूद भी वही सेम रेपिटेटिव कंटेंट, 2 स्पाई एजेंट, 2 दोस्त जो बचपन में बिछड़ गए लेकिन बड़े होकर उनका दुश्मन जैसे एक दूसरे से लड़ना, और लास्ट में इमोशनल वे में दोनों का मिलाप बोरिंग है। बाकी अगर कोई बंदा रिव्यू देके बगैर ये मूवी देखने चला गया या देख चुका है सिर्फ और सिर्फ इन स्टार कास्ट की बिना पर, तो उन्हें ये मूवी कमाल लगी होगी। वैसे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं। सभी मूवीज के चाहने वाले मूवीज की तारीफ सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनके चहीते सुपरस्टार्स हैं। बाकी भाई दोनों मूवीज का बजट तो तगड़ा था, बस दुख इस बात का है कि इसे सही से यूटिलाइज नहीं किया गया। और दोनों फिल्मों के कंपैरिजन में देखा जाए तो कुलई बेस्ट है, और हाँ, मार धाड़ काट फेंक जैसी फिल्मों के दीवानों के लिए एक मिक्स 4 फिल्म लाई गई है। मतलब के जवान, केजीएफ, मार्को और पुष्पा को मिलाकर एक फिल्म बनाई है। बेसिकली किंगडम मूवी का टॉपिक वही पुराना है। मतलब लोग सालों से इस उम्मीद में जी रहे होते हैं कि उन्हें कोई बचाने वाला आएगा, क्योंकि वो एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और गुलाम है। वही सेम टू सेम केजीएफ वाला कंसेप्ट। बाकी भाई अगर आप इन चीजों को इग्नोर करके देखोगे तो स्टोरी स्टार्टिंग से ही क्रिपिंग है। मतलब आपको मूवी अच्छी लगेगी। स्टोरी के मिडिल हाफ में वही केजीएफ वाली मार कटाई। वहीं अगर हम बात करें कैरेक्टर की तो विजय देवरकोंडा ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन हर बार काली बिल्ली इनका रास्ता काट जाती है कि कभी ये बॉलीवुड की फ्लॉप हीरोइन के साथ आ रहे हैं तो कभी ये लो कास्ट स्टोरी के हत्थे लग जाते हैं। लेकिन इस फिल्म की एक और अच्छी बात ये है कि इसमें कोई फालतू का लव वगैरह का ड्रामा नहीं दिखाया गया, ना ही कोई गाना है। बस इसकी वीक प्रेजेंटेशन ने मूवी का दम तोड़ दिया। यानी इतना वीक के कौन कहां किस लिए और क्यों जा रहा है कोई पता नहीं, जिसे समझने के लिए आपको मूवी कई बार देखनी पड़ेगी। ऊपर से हीरो ने जाकर विलेन को मार दिया, बस ऐसे ही, कोई पता नहीं चलता कि कैसे। बाकी मूवी में कोई वल्गैरिटी नहीं, लेकिन हाँ, लास्ट में थोड़ा एक्शन सीन्स कमाल के ब्रूटल है। तो मैं इसे 10 में से 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मूवी ज्यादा बुरी नहीं है, टाइम पास के लिए अच्छा मजा दे जाएगी। और टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि बागी आने वाली है, और मूवी बहुत ही वायलेंट होने वाली है। मतलब सरिया, चाकू, लकड़ी जो भी हाथ में लग रहा है वो सब यूज हो रहा है। टाइगर को इस तरह देखना उनके फैंस के लिए न्यू होगा, क्योंकि भाई टीजर में जो मार कटाई देखने को मिली उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एनिमल और मार्को को भी पीछे छोड़ने वाली है, क्योंकि कुछ सीन्स तो सेम टू सेम एनिमल मूवी से लेकर डाल दिए हैं। मतलब बिल्कुल ही सेम। ये सोचे बिना कि लोग देखेंगे तो कॉपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया है ना, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। और फिल्म में टाइगर के साथ अपने संजू भाई भी फुल ऑन एक्शन में है।
और तो और भाई हीरोइन गुंडू को ऐसे उछाल कर फेंक रही है जैसे कोई कागज के टुकड़े हो। मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ दिखाना भी है तो अच्छा VFX बना लो। ये क्या 100 रुपए दिहाड़ी वाले बंदे को लेकर उससे VFX बनवा डाला कि जैसे पब्लिक अंधी है, उसे तो कुछ दिखाएंगे वो देख लेगी। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी ऑडियंस की गलती है कि उनको सिर्फ लव स्टोरी, मारकटाई या फिर हॉरर कॉमेडी स्टोरीज पसंद है। और अगर बागी मूवी की पूरी सीरीज देखे तो इसने कभी भी हाइप क्रिएट नहीं की और ना ही इसका ये थर्ड पार्ट करने वाला है। लेकिन राइटर और डायरेक्टर ने बाकी चल रही मूवीज को फॉलो करके ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी है ताकि उनकी मूवी शायद चल जाए। तो कह सकते हैं कि शायद ये चल जाए और यार बस चल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि छोटी बच्ची हो क्या, इस डायलॉग के अलावा टाइगर की कोई अचीवमेंट है ही नहीं। और अपने संजू भाई जिनका सिर्फ एक ही फंडा है कि मुझे हर मूवी में काम करना है, चाहे मुझे विलन ही क्यों ना बनना पड़े। मतलब कि वो खुद से कहते होंगे अपने को तो इज्जत चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिंदगी ने उनकी जवानी में ही बजा डाली और वो बागी में थोड़ा थोड़ा बॉबी देओल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखकर। और यहाँ बागी 4 की स्टोरी रिवेंज बेस होने वाली है। तो हम मूड जोली करते हैं, बहुत होगी टेंशन की बातें, क्योंकि अब आ रहे हैं 2 जोली एक साथ और दोनों एक दूसरे से बढ़कर है। तो इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अक्षय कुमार और अरशद वारसी के लिए, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी फिल्म में बढ़िया कैरेक्टर अदा किया है कि जो कॉमेडी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाए रखते हैं, जिससे ऑडियंस मूवी में कनेक्ट रहती है। और जो अभी जोली LLB 3 का टीजर आया है उसका समझ लो कि ये एक इंट्रोडक्शन है। और ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या ये कॉमेडी होगी, क्योंकि जिस मूवी में कॉमेडी के 3 लेजेंड हो तो वो तो फन से भरपूर होगी। लेकिन भाई सौरभ शुक्ला का तो अलग ही हो रहा है कि उन्होंने दोनों फिल्मों में सबसे ज्यादा ऑडियंस की अटेंशन अपनी तरफ खींच कर रखी, जो कि टीजर में उनकी डायलॉग डिलीवरी से लग भी रहा है कि अरे वकील साहब, कच्चा बदलने से दस्त नहीं रुक जाते, जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। तो पहले 2 फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड और LLB 3 के टीजर को देखकर लग रहा है कि ये भी अच्छी चलने वाली है। तो तैयार हो जाए, अपने गुर्दों में हवा शवा टाइट कर लीजिए, क्योंकि जोली LLB आ रही है सितंबर 19 को दिमाग का दही करने। क्योंकि इस बार दोनों जोली एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। बस एक बात है कि भाई टीजर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।